जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद हमारी जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है उसका एक मजबूत या सबसे मजबूत स्तंभ हमारी मंत्री परिषद ही होती है। ठीक है, सरकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, कौन कौन सी नीतियां या कौन कौन से प्रस्ताव कानून बनने के लिए संसद में लाए जाने हैं, ये सब काफ़ी हद तक मंत्रिपरिषद तय करती है। मतलब हमारी सरकार चलाने में सबसे अहम योगदान रखने वाली संस्था मंत्रिपरिषद ही है, जिसे हम अब विस्तारपूर्वक समझेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की सीईओ बोल सकते हैं, वो मंत्रिपरिषद होती है और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन लेने होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने होते हैं, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सा कानून संसद में बनने के लिए लाना है, सरकार उनको कैसे लागू करेगी, पुराने कानूनों को सरकार कैसे लागू कर रही है। ठीक है, ये सारे के सारे फैसले मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, जिसका अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ। अगर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है किसी एरिया में, तो उसको लाने के लिए अगर हमारे पास हमें कोई कानून बनाना है तो उसका ड्राफ्ट क्या रहेगा, उस ड्राफ्ट को संसद में कब लाना है, और उसकी पूरी योजना मंत्रिपरिषद ही बनाती है। ठीक इसी तरीके से कोई कानून अगर संसद द्वारा बन गया है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको लागू कैसे करना है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है टाइम टू टाइम, और उसमें समय के हिसाब से उस कानून में अगर आवश्यक संशोधन है तो वो संशोधन, ये सारे के सारे निर्णय हमारी केंद्रीय कार्यपालिका लेती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लेती है, जिसका अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। साथियों, हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद के लिए एज सच कोई परिभाषा तो नहीं दी हुई है, लेकिन ये जो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 हैं, ये मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। यही दोनों आर्टिकल संसदीय प्रणाली से भी संबंधित हैं और यही काफ़ी हद तक मंत्रिपरिषद के कार्य, कर्तव्य, संरचना आदि के बारे में विस्तार पूर्वक हमें समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, चूँकि साथियों हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और संसदीय प्रणाली में जो शक्तियां हैं, जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श और सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। वो स्वयं अपने विवेक के अनुसार इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस आर्टिकल 74 में एक बार मंत्रिपरिषद का जिक्र हुआ है और ये बताया गया है इसमें कि वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करेगी, उसको परामर्श करेगी, उसको सलाह देगी। साथियों, इसको हम और थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक समझाऊं। जैसे मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सलाह दी, मंत्रिपरिषद कोई अगर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो मैंने जब राष्ट्रपति की ताकत के बारे में या शक्तियों के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। अगर मंत्रिपरिषद उसी रूप में या उसको कुछ बदलाव के साथ फिर दोबारा राष्ट्रपति जी को कुछ सलाह देती है, परामर्श देती है, तो राष्ट्रपति जी उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं, मानना बाध्यकारी होता है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना है कि जो सलाह है वो सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। इस पावर को लेकर भी बहुत विवाद हुआ था, खासतौर पर इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से
ये बाध्यकारी कर दिया था कि अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति को वो मानना ही मानना है। ऐसा मेंशन कर दिया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि पुनर्विचार की जो शक्ति थी मूल संविधान में, उसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया था। फिर 1978 में सरकार बदलती है और राष्ट्रपति की जो मूल संविधान में शक्ति थी पुनर्विचार के लिए भेजने की, उसको बहाल किया जाता है। और 44वां संविधान संशोधन ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति जी बाध्यकारी नहीं है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। ठीक है साथियों, ये आर्टिकल 74 है, क्लियरली राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के विषय में जानकारी देता है। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 74, इसे हम पूरी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे साथियों। ये आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे, और उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जिस दल के पास या गठबंधन के पास क्लियर मेजॉरिटी होगी, स्पष्ट बहुमत होगा लोकसभा में, उस दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। एक बार जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया तो उसकी सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे कि किसे गृह मंत्रालय देना है, किसे रक्षा मंत्रालय देना है, किसे विदेश मंत्रालय देना है, किसे फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है। ठीक है, ये आर्टिकल 75 का एक प्रावधान ये कहता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये समझिए, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ हमारे राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हमारे संविधान में 51वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक प्रावधान जोड़ा गया था, और ये प्रावधान ये था कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की 15% तक हो सकती है। मतलब इसका दूसरा मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम 81 हो सकता है, या मंत्रियों की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या है वो 81 हो सकती है। इसको हम 1+80 भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि अगर हम प्रधानमंत्री जी को इंक्लूड नहीं करते हैं तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या 80 हो सकती है। ध्यान रखना चाहती हूँ, और ये सब प्रोविज़न हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ में 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। साथियों, इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि एक मंत्री पद एक लालच का जरिया बन गया था। सरकार बचाने के लिए हम अयोग्य व्यक्तियों को भी मजबूरी में मिनिस्टर बनाना पड़ रहा था, जिससे करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा था और नीतिगत जटिलता आ गई थी, बेहतरीन नीतियां नहीं बन पा रही थी। तब हमारे उस समय की सरकार ने, हमारी संसद ने ये तय किया कि इस समस्या के समाधान के लिए हम मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, मैक्सिमम संख्या है, अधिकतम संख्या है, उसको निर्धारित कर देते हैं। तो एक भविष्य में इस तरीके की समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि मंत्री के नाम पर लालच देने का जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएगा, और हमारी राजनीति में थोड़ी शुचिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो मैक्सिमम उसमें 81 मेंबर्स हो सकते हैं, 1+80। ठीक है, और ये प्रोविज़न 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है इनको लेकर, ध्यान रखिए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, और इसको मैंने लिखा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी कि हमारे जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होगा।
ठीक है, इनका कोई निर्धारित या निश्चित कार्यकाल नहीं होगा। ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है साथियों। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और व्यवहारिकता में राष्ट्रपति का चाहना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को जब तक मंत्रिपरिषद में रखना चाहें तब तक वो रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सैद्धांतिक तौर पर तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में या हकीकत में वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सैद्धांतिक बात भी याद रखनी है और व्यवहारिक भी बात याद रखनी है। चूंकि मैंने आपको ये बताया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसका दूसरा भी ये सही है कि प्रधानमंत्री जिस मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाने की सिफारिश करते हैं या राष्ट्रपति जी से उसे बर्खास्त करने की मांग करते हैं, तो राष्ट्रपति जी को उस मंत्री को उसके पद से हटाना पड़ता है, ठीक है। यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हुआ, जो सैद्धांतिक तो राष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन व्यवहारिक प्रधानमंत्री के लिए होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब राष्ट्रपति चाहें तब इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। सॉरी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं, संसदीय प्रणाली में ये जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के प्रति। ठीक है साथियों, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। सॉरी। इस मंत्रिपरिषद का कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद अपने द्वारा लिए गए फैसलों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। इन्होंने कोई मंत्रिपरिषद ने कोई नीति बनाई, अगर उस नीति की वजह से कुछ नुकसान होता है तो उसके आधार पर इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोई इनका विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में हर मंत्री का एक कानूनी उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। ठीक है साथियों, अब इसको समझते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर करूंगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होंगे वो किसी एक मंत्री के निर्णय नहीं होंगे, बल्कि सामूहिक निर्णय माने जाएंगे। किसी मंत्री द्वारा अगर कोई निर्णय ले लिया गया है, ठीक है, तो वो निर्णय भी उस व्यक्ति का नहीं, उस मंत्री का नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो दोनों का परिणाम सेम होता है, दोनों का प्रभाव समान होता है। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तब भी मंत्रिपरिषद को, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री सहित। और अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, तब भी पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री सहित। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसका एक मतलब ये और है कि मंत्रिपरिषद तब तक अपने अस्तित्व में रहेगी जब तक उसका निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बहुमत बना रहता है। अगर सदन को या लोकसभा को ये विश्वास हो रहा है कि हाँ, मंत्रिपरिषद का 2272 से ज़्यादा समर्थक सांसद हैं लोकसभा में, तब तक ही मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहती है। और अगर 272 से कम का आंकड़ा हो जाता है तो मंत्रिपरिषद अपने सामूहिक उत्तरदायित्व को खो देती है लोकसभा के प्रति, परिणाम स्वरूप सरकार गिर जाती है। तो इस सामूहिक उत्तरदायित्व के जो 3-4 जो पॉइंट हैं उन्हें हमेशा आपको ध्यान रखना है। पहला, ये एक टीम की तरह से काम करेंगे, निर्णय व्यक्तिगत नहीं होंगे, सामूहिक होंगे।
अविश्वास प्रस्ताव चाहे पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाए, चाहे एक मंत्री के खिलाफ लाया जाए, अगर वो पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। एक टीम स्पिरिट, टीम भावना पैदा करती है सामूहिक उत्तरदायित्व का जो ये नियम है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विधिक उत्तरदायित्व साथियों बता चुका हूं कि मंत्री अपने कार्यों के लिए कोई कानूनी तौर पर उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, ब्रिटेन में इसका उल्टा है। एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन है कि अगर सदन का सदस्य नहीं होने पर अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री बना रह सकता है। ठीक है साथियों, अगर कोई व्यक्ति जब सरकार का गठन हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया था आपको, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं, वो ना बिहार की विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी उन्हें मिनिस्टर बना दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब अगर उन्हें मंत्री बने रहना है तो ये बाध्यता है कि 6 माह के अंदर वो विधानसभा या बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण कर लें, अन्यथा वो स्वतः ही अपने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त हो जाएंगे, उनका मंत्री पद चला जाएगा। ठीक है, इसको लेकर भी हमारे देश में बहुत बवाल हुआ, क्योंकि हमारे देश के में प्रोविज़न जो कानून है उनका एक अल्टरनेट निकालने का रास्ता हमेशा से चलता रहा है। अब ये कहानी तमिलनाडु की है। तो जयललिता जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, उनको उन पर करप्शन का एक चार्ज चल रहा था। वो चुनाव में जाती हैं, उसके बावजूद बिना वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन उनकी पार्टी को या उनके गठबंधन को मेजॉरिटी मिलती है। अब चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, तब उन्होंने क्या किया, इस प्रोविजन के तहत पहले वो 6 महीने के लिए सीएम बनी, मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि ये प्रावधान था कि सदन का सदस्य नहीं होने पर अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री रह सकते हैं। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हुई, राज्यपाल चूंकि लेकिन मेजॉरिटी उनके पास थी, फिर उन्होंने खुद सीएम की शपथ ले ली और दोबारा से अपना मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, 6 महीने तक आपने ले ली तो ले ली, अन्यथा आपको अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा और राज्यपाल एक नई सरकार के गठन की या और अल्टरनेट तलाशेंगे, और उसके लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। वो आप देख सकते हैं, जयललिता बनाम तमिलनाडु स्टेट का एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसको देखिएगा, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन और जो भत्ते हैं ना, ये हमारी संसद तय करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की तय करती है। अब संरचना देख लेते हैं मंत्रिपरिषद की साथियों। मंत्रिपरिषद में कुल मिलाकर 3 तरीके के मंत्री होते हैं। एक इसमें मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री होते हैं, जिन्हें पहले सचिव बोला जाता था। अब उप मंत्री प्राय नहीं बनाए जाते हैं। तो अब आपको जो मिनिस्टर्स मिलेंगे मंत्रिपरिषद में, वो या तो मंत्रिमंडल के तहत मिनिस्टर्स मिलेंगे या राज्य मंत्री के तहत मिलेंगे। और ये राज्य मंत्री वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव वाले और संलग्न। ठीक है, स्वतंत्र प्रभाव वाले, उन पर एक अपना सेपरेट मिनिस्ट्री होती है, लेकिन थोड़ी कम राजनीतिक महत्व वाली और छोटे आकार वाली मिनिस्ट्री होती है। और संलग्न जो मंत्री होते हैं, उनका कर्तव्य होता है, वो जो मंत्रिमंडल में किसी मंत्री के साथ अटैच किए जाते हैं, इन्हें राज्य मंत्री भी बोला जाता, अटैच किए जाते हैं, या स्वतंत्र प्रभार वाले किसी मंत्री को उसके कार्य में सहयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर संलग्न जो मंत्री हैं, वो या तो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, या स्वतंत्र प्रभार वाले किसी मंत्री को उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अब ये देखिए, एक्चुअल में मंत्रिपरिषद की जो ताकत है उसका व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित 15 से 20 वरिष्ठ मंत्रियों का ये एक समूह होता है, एक संगठन होता है। ठीक है, सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय इसमें शामिल होगा मंत्रिमंडल में, रक्षा मंत्रालय शामिल होगा, वित्त होगा, विदेश होगा, परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इसमें शामिल होते हैं। और मंत्रिमंडल में
सामान्यतः वही व्यक्ति सदस्य बनाए जाते हैं जिनकी अहमियत या जिनका रुतबा अपने दल या गठबंधन में उच्च होता है, प्रभावशाली होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्तमान में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो उन सबका अपनी पॉलिटिकल पार्टी में एक प्रभाव है, या तो वो उसके अध्यक्ष हैं या उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस को बहुत गहराई से इफेक्टेड करने की ताकत रखते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति मंत्रिमंडल में आपको मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका राजनीतिक महत्व इनकी तुलना में कम है, उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर स्थापित किया जाता है या राज्य मंत्री बनाया जाता है। ध्यान रखना साथियों, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। और जब आर्टिकल 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल मैंने आपको पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह या आप इमरजेंसी लगा रहे हैं तो इमरजेंसी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लगाएंगे, क्योंकि 1975 में प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल निर्णय माना जाता है। लोकतंत्र के लिए उसे बहुत खराब निर्णय माना जाता है। परिणाम स्वरूप जो नई सरकार आई 1978 में, उसने इन लूप होल्स को मजबूत किया और पहली बार मंत्रिमंडल शब्द उसी समय सामने आया, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा मतलब मैं बता चुका हूं कि मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र मूल संविधान में नहीं था। मतलब जो संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था उसमें कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो था मंत्रिमंडल को लेकर। एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको जो भी आपको वनडे एग्जाम है या पीसीएस स्तर तक के जो आपके एग्जाम है, यूपीएससी लेवल तक के भी कई क्वेश्चन इस वीडियो से आप सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।